नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। हम एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी की अपनी कक्षाओं के साथ आपके बीच में यूनिट 9 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पे एक गहन डिस्कशन, एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे। और हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तमाम वो महत्वपूर्ण बातें जो प्रिलिमिनरी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उसको देखेंगे। साथ ही मुख्य परीक्षा में भी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है मेंस का, उसको भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर काफ़ी कुछ कवर करें। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सूचना संचार प्रणाली से संबंधित एक शब्दावली है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जितनी भी सूचनाएं हैं उनको बेहतर, तीव्र और सटीक संप्रेषण के साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और इस शाखा के अंतर्गत हम सूचनाओं के संप्रेषण में जो भी उपयुक्त उपकरण हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आदि चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे 20वीं सदी जो पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि जिसका कच्चा माल कहीं ना कहीं पेट्रोलियम था, फ्यूल था, उसी तरीके से 19वीं सदी जिसका कच्चा माल कहीं ना कहीं कोयला या कोल था। उसी संदर्भ में अगर हम 21वीं सदी को देखें तो जो 21वीं सदी का कच्चा माल है वो डेटा या डाटा है, अर्थात जितना भी कलेक्शन ऑफ डाटा है वो 21वीं सदी का एक कच्चा माल है पूरी दुनिया के लिए। तो इंफॉर्मेशन जो एक कच्चा माल है, एक जो कच्ची सामग्री है, उस रॉ मटेरियल को अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में एक जगह सिंथेसिस अप्रोच से सेंट्रलाइज करें तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कहलाती है। और जब इस इंफॉर्मेशन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान संप्रेषित करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं और ये प्रॉपर एक सिस्टम के साथ करते हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कहलाती है। वो भी उस दौर में जब हम डार्क नेट के बारे में बात कर रहे हैं, डीप नेट के बारे में बात कर रहे हैं। और डार्क नेट और डीप नेट एक ऐसी अवधारणा है जिसको यहाँ पर आपके लिए समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो डार्क नेट या डीपनेस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि डार्कनेस और डीपनेस क्या होता है ना। तो डार्कनेस या जो डीपनेस है, अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डार्कनेट क्या होता है, या जिसको हम आप कह सकते हैं कि डीप नेट क्या होता है ना। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा कि संचार व सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब या बेसिक तात्पर्य क्या है। तो डार्कनेट या डीपनेट से तात्पर्य यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं डार्कनेस या जो डीपनेट है ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत इंटरनेट का वह भाग जो आम लोगों की पहुंच में नहीं होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से या सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से हम उसको जो है सर्च नहीं कर सकते हैं, उसको जो है हम डार्कनेट या डीपनेट कहते हैं। ठीक है, तो अब आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ 4% इंफॉर्मेशन है दुनिया में जिसको हम जो है खोज सकते हैं। 96% जो इंफॉर्मेशन है हम आज भी उसको जो है हम यहाँ पर नहीं खोज सकते हैं, है ना। मैं जो अपनी क्लास है यूनिट 9 के अंतर्गत जो है अभी तक हमने जो है 3 टॉपिक महत्वपूर्ण पढ़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है ना,
आपके रोबोटिक्स पढ़ा है और तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है। और कहीं ना कहीं तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ई कॉमर्स के भी यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ई गवर्नेंस की भी आएंगी यहाँ पर। और ई कॉमर्स ई गवर्नेंस के साथ साथ हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो इंटरनेट पर भी करेंगे और साथ ही में 1G 2G 3G 4G 5G के अलावा हमारा जो दृष्टिकोण यहाँ पर रहेगा वह सोशल मीडिया पर भी रहेगा। तो एक मिला जुला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर हम यहाँ दृष्टिकोण विकसित करने जा रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया कि इंटरनेट का वह भाग जो आम लोगों की पहुंच में नहीं होता, अर्थात सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से हम जिसको सर्च नहीं कर सकते, वह चीज़ डार्क नेट या डीप नेट के अंतर्गत आती है। ये एक उभरती हुई अवधारणा है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ सर्च इंजन है ना, हम कुछ सर्च इंजनों के बारे में देखते हैं। जैसे कुछ सर्च इंजन है जिनके माध्यम से जो है, हम सर्च इंजन भी अलग से पढ़ाएंगे। जैसे कुछ सर्च इंजन है, आर्ची है ना, आपका आर्ची। तो आर्ची सर्च इंजन के माध्यम से, ये दुनिया का पहला सर्च इंजन है। 1990 में जो है ये आर्ची को जो है यहाँ पर रिसर्च किया गया था 1990 में। ये एक बार मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा भी था कि दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको याद रखना है आर्ची है। आर्ची के बाद जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है आपका याहू, जो कि 1995 में जो है वो सर्च इंजन के तौर पे काम करना चालू किया था। इसके बाद है आपका गूगल, और गूगल जो है 1998 में आया था। और इसके बाद जो है वो है आपका बिंग, जो कि जो है 2009 में आया था। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इन सर्च इंजनों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सर्चिंग है उसको करते हैं, और ये सामान्य ब्राउजर्स हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट किया जाता है। मैंने बोला कि वर्तमान समय आटा के साथ साथ डाटा का भी है, और डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो 21वीं सदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, एक कच्ची सामग्री है। तो 4% इंफॉर्मेशन है जो सर्च इंजन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, बाकी की 4% तक एक्सेस है। और आज भी 96% तक किसी प्रकार की कोई एक्सेस जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं है। और अगर हम बात करें सरफेस वेब की इंटरनेट में, तो सरफेस वेब के अंतर्गत जो इंटरनेट का सिस्टम है उसमें से 4% जानकारी ही सरफेस वेब के अंतर्गत प्राप्त हो सकती है। उसमें भी रूस और चीन जैसे कई ऐसे देश हैं जो गूगल को तीसरे नंबर पर प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें डार्कनेस या डीपनेस की, तो 94% इंफॉर्मेशन आज भी एक्सेस नहीं हो पाई है, और इन 96% इंफॉर्मेशन आज भी एक्सेस नहीं हो पाई है। और इसी के अंतर्गत जो एक सर्च इंजन यहाँ पर होता है वो होता है टॉर, और इसी का प्रयोग करके लोग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, मानव तस्करी वगैरह करते हैं। और मानव तस्करी के अलावा जो है यहाँ पर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, है ना, टेरर फंडिंग, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत होती है। और हमारी जितनी भी गुप्तचर संस्थाएं हैं वो सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से जहाँ पर नहीं पहुँचा जाता है, तो हमारी रा हो, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, NIA हो, हमारी NCB हो, CBI हो, या फिर जो है हमारी जितनी भी मिलिट्री से संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हों, वो इस प्रकार की चीज़ों को जो है खोजने का प्रयास करती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि डार्क नेट या डीपनेस एक ऐसा डार्क वेब है जहाँ पर 96% एक्सेस आज भी पॉसिबल नहीं है। और सर्च इंजन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 तरीके के ही सरफेस वेब के अंतर्गत सर्च इंजन जो है, उसमें जितने भी सर्च इंजन हमारे पास मौजूद है सिर्फ 4% ही जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये इस तरीके के टॉपिक हैं जो काफ़ी व्यवहारिक हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे और इत्मीनान से समझेंगे। तो मैंने आपको ये चीज़ें हैं यहाँ पर बेसिकली बताई। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन के जो हैं वो 5 प्रकार के एलिमेंट हैं, और इंफॉर्मेशन के जो हैं वो 5 प्रकार की चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं, और उसको समझने के पहले भी आपको ये समझने का प्रयास करना है कि एक तो हो गया आपके इंफॉर्मेशन में आपके टेस्ट डाटा, दूसरा आपका हो गया आपके इंफॉर्मेशन में हो गया आपके वॉइस डाटा, और तीसरा हो गया आपका वीडियो क्लिप, है ना, और चौथा हो गया आपका डायनेमिक वीडियो क्लिपिंग, और 5वें नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो एनिमेशन हो गया 3D। तो इन 5 इंफॉर्मेशंस को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह से जो दूसरी जगह पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका कहलाता है आपका कम्युनिकेशन। वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन यहाँ पर कहलाता है। तो अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर ये जो समझने के लिए हमारी वो ये है कि हमने आपको डार्कनेस पे और डीप नेट पे कुछ बातें बताई। अब बेसिकली हम जो चीज़ें हैं यहाँ से जो काम की हैं उनको यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले मिलता है कि जितना भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग करके हम एक मीनिंगफुल डाटा जो बनाते हैं, तो वो जो मीनिंगफुल डाटा होता है वही इन्फॉर्मेशन है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उस मीनिंगफुल डाटे को या तो वायर बेस्ड या तो फिर वायरलेस सिस्टम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। और ये जो है वो ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन या रिसीवर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक मैनर में जाती है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है वायर बेस्ड और एक होता है आपका वायरलेस, है ना। एक होता है आपका वायर बेस्ड और एक होता है आपका वायरलेस। तो वायर बेस्ड में जो सिस्टम है वो है ऑप्टिकल फाइबर, है ना, और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो है हम वो तार सहित जो है उस इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित पहुंचाते हैं, एक मीनिंगफुल डाटा को। और वायरलेस में जो है तार रहित में आपके ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से, चाहे वो इनसेट सीरीज जो 1982 से चल रही हो या जीसेट सीरीज जो संचार के 2001 से चल रही हो, उनके माध्यम से हम चीज़ों को पहुंचाते हैं। जब भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने पर प्रयास किए गए, तो आज़ादी के पहले से भी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले टेलीग्राफ हुआ करता था, है ना, जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि चीज़ों को जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजते थे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इसके बाद टेलीफोन आया 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, जहाँ पे हमने वॉइस डाटा के माध्यम से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की कोशिश की। और 1923 आते आते धीरे धीरे जो है रेडियो का डेवलपमेंट हो गया। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल मैनर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। एकदम से चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं, और 1G 2G 3G 4G 5G तक अगर हम पहुँचे हैं तो एक लंबी यात्रा हमने तय करी है। तो कुल मिला करके जब हम रॉ मटेरियल को, इंफॉर्मेशन को, चाहे वो वॉइस डाटा हो, टेक्स्ट डाटा हो, वॉइस में वीडियो क्लिप हो या डायनामिक वीडियो क्लिप हो या फिर कोई एनिमेशन या 3D से संबंधित चीज़ें हो, उन सारी इंफॉर्मेशन को, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डाटा के रूप में कलेक्ट कर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं तो वो चीज़ कम्युनिकेशन कहलाती है। 1988 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने एक निकनेट नामक कार्यक्रम चलाया था, और ये निकनेट नामक कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी अर्बन क्षेत्र थे वहां तक संचार सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया था। वर्तमान तत्कालीन सरकार जो है वो 2011 में एक कार्यक्रम चला था सरकार का, नेशनल ऑप्टिकल जो है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और उसी कार्यक्रम को 2011 के कार्यक्रम को नाम को चेंज करके सरकार ने भारत नेट योजना चलाई। और 2015 से 17-18 में इसका पहला चरण, और 2018-19 से लेकर 2020 तक के दूसरा चरण, और अभी तीसरा चरण जो है 2021 से लेकर 23 तक इसका 22 तक इसका चल रहा है। और ये भारत नेट योजना के माध्यम से करीब करीब 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने का प्रयास है, और रूरल एरियाज में जो है वो मैक्सिमम लेवल पर संचार सेवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत कर रही है, वचनबद्ध है। और ये पूरा का पूरा प्रयास सरकार का ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वह तंत्र जिसके अंतर्गत ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन और रिसीवर
को शामिल करके काम किया जाता है उसे संचार तंत्र कहा जाता है, और ये बिना इंफॉर्मेशन के संभव नहीं है। और इसके लिए एक तो सिस्टम हमने बताया वायर बेस्ड और एक दूसरा हमने सिस्टम बताया वायरलेस। तो ट्रांसमीटर क्या होता है? ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तंत्र होता है जब सिग्नल को रेडियो में बदला जाता है और सूचना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ, डाटा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। और ऐसी स्थिति में ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन स्थापित होता है और यही मॉड्यूलेशन का कार्य करता है, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूलेशन यहां पर होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या हुआ? सूचना को तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को जो है वो मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तरंग क्या हुआ? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, और अगर हम कार्य करने की क्षमता ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ पैदा करते हैं, तो वो चीज तरंग कहलाती है, वो चीज वेव कहलाती है। और अगर ये एक पर्टिकुलर सेकेंड में इस प्रकार का विक्षोभ पैदा होता है तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं, और उस एकांक आवृत्ति के अंदर इस प्रकार का कोई चेंज होता है तो उसको हम पल्स कहते हैं। तो सूचना को जब हम तरंगों में बदलने की प्रक्रिया करते हैं तो वो चीज कहलाती है आपके क्या? मॉड्यूलेशन कहलाती है। और इसके साथ ही साथ दूसरा जो माध्यम हुआ वो हुआ आपका ट्रांसमिशन मीडियम। जब विद्युत तरंगों में इनको बदला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सूचनाओं को, तो वो जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। और ये दो तरीके से होता है, एक तार सहित जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, प्रकाश तंतु, ये रेडियो सिग्नल के माध्यम से चलता है, और दूसरा होता है तार रहित जिसको हम ट्रांसपोंडर कहते हैं। और ट्रांसपोंडर जो है बहुत प्रकार के ट्रांसपोंडर लगाए जाते हैं। इसरो जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में करीब करीब 15 संचार उपग्रहों, 4 मौसम पूर्वानुमान उपग्रहों को लगा के रखा, और इनके अंतर्गत जो 15 संचार उपग्रह हैं इसमें करीब 200 के आसपास जो ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें। रिसीवर क्या होता है? वो संचार का उपकरण जो विद्युत तरंगों को प्राप्त करके पुनः सूचना में कन्वर्ट कर देता है, और ये डीमॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर विद्युत तरंगों की बदली हुई सूचना को पुनः सूचना में प्राप्त करना, मतलब जो तरंग आई थी उसको पुनः इंफॉर्मेशन में प्राप्त करना, ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई? तो मॉडेम क्या हुआ? जो ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के बीच में काम करने वाली कड़ी होती है, उसको हम मॉडेम कहते हैं। और ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बीच की कड़ी होती है। उदाहरण के लिए मोबाइल हो गया या ट्रांसपोर्टर्स हो गए, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न बन सकता है 5 मार्कर में 50 शब्दों की, संचार तंत्र क्या है समझाइए, या संचार तंत्र के किन अवयवों से मिलकर बनता है चर्चा कीजिए, या संचरण का माध्यम क्या है। इस तरीके के मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो दृष्टिकोण है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ब्रॉड वे में पढ़ाने का है, ताकि चीज़ें आपको स्वतः समझ में आए और चीज़ें समझते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को बेसिकली लाइफलाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और इसमें इस तरीके से एक 3 परखनलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में भी है, वही प्रकाशिक तंतु की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो समय चल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, और ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड जो है कार्यक्रम इस समय चलाए जा रहे हैं, और ये लाइफलाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो इसकी जो 3 परतें हैं, तो सबसे जो पहली वाली परत है, इसकी जो सबसे पहली वाली परत है, यहाँ पर अब चित्र बना हुआ है, इसकी जो पहली वाली परत है, ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग, इसकी जो पहली वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं बेसिकली क्रोड, है ना। ये आपको यहाँ पे 1 नंबर हम लिख देते हैं, ये क्रोड है। इसके बाद जो इसका सेकेंड नंबर का पार्ट है, यहाँ पर क्लेडिंग की गई है, यहाँ पर एक परत लगाई गई है, ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम क्लेडिंग कहलाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 नंबर। और तीसरा जो इसकी परत है ये है आपका प्लास्टिक सरफेस, ये प्लास्टिक सरफेस है। तो पहले नंबर पर आपके यहाँ पर क्रोड है, दूसरे नंबर पर आपका ये जो है ये वाला क्लेडिंग की हुई है, और तीसरे नंबर पर जो है वो यहाँ पर आपके प्लास्टिक सरफेस है। तीसरे नंबर पर जो है आपके ये प्लास्टिक सरफेस है। और आप ये देख रहे हैं कि टोटल जो है यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इंटरेक्टिव रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये ऑप्टिकल फाइबर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर एक कांच की तरह एक त्रिस्तरीय नलिका होती है, जिसमें पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन का एक नियम लागू होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम जो है यहाँ पर लागू होता है, जिसके नाते ये एक साथ बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंटरफ्रेंस के सिग्नल भेज सकता है, और इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में संचार में कोई बाधा दिखाई नहीं देती।
कोई डाटा लॉस नहीं होता, कोई डाटा बफरिंग नहीं होती, कोई कॉल ड्रॉप्स नहीं होते। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का संचार क्रांति का जीवन रेखा कहा जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए कि ऑप्टिकल फाइबर को संचार क्रांति की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो इस संचार का बहुत ही स्थायी, बहुत ही सतत, बहुत ही ट्रस्टेबल माध्यम भी है। और ऑप्टिकल फाइबर का कच्चा माल जो होता है वो सिलिका होता है और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खासतौर से हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा वगैरह में ये इस प्रकार के जो है आपको सिलिका मिलेगा। आप देखेंगे चट्टान है, चट्टान में आपके बोल्डर्स मिलते हैं, बोल्डर्स में वहाँ पे ग्रेवल मिलती है, बजरी, बजरी में बालू मिलती है, बालू में वहाँ पर आपको सिल्ट मिलता है और ये जो बालू होता है इसी के अंदर जो है सिलिका मिलता है। और सबसे अच्छा रायबरेली से प्रयागराज तक का जो क्षेत्र है गंगा नदी वाला, वहाँ पर स्टैंड या बालू ये सिलिका देखने को मिलती है। इसके बाद सिल्ट बनता है, सिल्ट से जो है क्ले आता है, क्ले से जो है मड या कीचड़ आता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो जो चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उससे जो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं उनको गोलाश्म या बोल्डर कहते हैं। वो और छोटे होते हैं उनको ग्रेवल या बजरी कहते हैं। वो और छोटे होते हैं उसको जो है वो स्टैंड बालू कहते हैं। और इसी बालू के अंदर से जो है ये सिलिका मिलती है और उसी सिलिका की सहायता से जो है ये ऑप्टिकल फाइबर को बनाते समय जो है, ऑप्टिकल फाइबर को बनाते समय उसका ऑप्टिकल फाइबर बनाने में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता है। और ऑप्टिकल फाइबर एक डाटा लॉस, डाटा बफरिंग और कॉल ड्रॉप, ये तीनों ही समस्याएं इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयाम लिए हुआ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बातचीत होगी। अब ऑप्टिकल फाइबर की कुछ विशेषताएं, टिकाऊ होता है, संचार का टिकाऊ माध्यम है ना। इस पर भौतिकी के अनेक घटनाओं का प्रभाव सीमित रूप से पड़ता है, चाहे वो क्रूजन है, संचारण वगैरह है या रस्टिंग, जंग लगना वगैरह है। -55 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को ये सह सकता है। आग लगने जैसी कोई घटना इसके ऊपर नहीं होती है। वायुमंडल की किसी घटनाओं का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। कोई कांच में चालकता नहीं पाई जाती। स्काई वार जैसी समस्याओं से कहीं ना कहीं मुक्त होता है। फोटोनिक सिग्नल इसमें आप भेज सकते हैं, तो इससे संचार की गति थोड़ी सी तेज हो जाती है, क्योंकि इसके सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से 3000 गुना अधिक होते हैं। और इसमें डाटा लॉस जैसी कुछ चुनौतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो निश्चित तौर पे ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार का एक बेहतर माध्यम है और यूएनओ के अलावा भारत सरकार इसी कारण ऑप्टिकल फाइबर को लेकर प्रोग्राम चला रही है। और आपको बता दूं, इस समय जो भारत नेट प्रोग्राम भारत सरकार का चल रहा है, वो पूरा का पूरा जो भारत नेट प्रोग्राम है, वो पूरा जो भारत नेट प्रोग्राम है पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है। राजीव गांधी जी की सरकार ने जो निकनेट कार्यक्रम चलाया था, वो पूरा का पूरा जो था वो रेडियो तरंगों पर आधारित था। और अभी जो वर्तमान, वो अर्बन एरियाज में था, और अभी जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है वो रूरल एरियाज में है। और वो भारत नेट का भी तीसरा चरण 2020 से 22 चल रहा है। 15 से 17-18 था, फिर 18 से जो है 20 रहा। बीच में कोरोना काल की वजह से 1 साल आगे बढ़ गया। तो कुछ प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है। जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 11 में चला था, उसी का नाम भारत नेट हो गया, जो 15 से 2022 में अपने तीसरे चरण में चल रहा है। इसके अलावा यूएनओ का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, फ्लैग करके, है ना, फाइबर लिंक्ड अराउंड द ग्लोब 97 में। इसके अलावा एक सेफ करके कार्यक्रम चल रहा है 2002 से साउथ अफ्रीका फॉर ईस्ट। इसके अलावा एक IMEWE 2019 से यह कार्यक्रम जो है क्रियान्वित हुआ है, इंडियन मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट यूरोपियन। और ये तीनों ही कार्यक्रमों को हम जो है यूएनओ के और भारत का जो कार्यक्रम है उसको देख लेते हैं इत्मीनान से। तो पहला कार्यक्रम जो है वो फ्लैग है, फाइबर लिंक्ड अराउंड द ग्लोब। 1997 में जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ। 1997 में इस कार्यक्रम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर कार्यक्रम में 1997 में फ्लैग दीदी का फ्लैग 25,000 किलोमीटर का नेटवर्क है और लंदन से लेकर टोक्यो तक है। भारत में जो इसका संपर्क स्टेशन है वो आपका मुंबई है, याद रखेंगे। भारत में इसका जो संपर्क स्टेशन है वो मुंबई है। उसी तरीके से एक कार्यक्रम यहाँ पर है, वो है आपका सेफ साउथ अफ्रीका फॉरेस्ट। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ना। और ये कार्यक्रम 2002 में चालू हुआ। कैपटाउन से लेकर के सिंगापुर तक है ये कार्यक्रम। करीब करीब 13,104 किलोमीटर का इसमें जो है नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। इसका जो संपर्क बिंदु है भारत में कोच्चि है, केरला के पास में, है ना। यहाँ पर जो है इसका संपर्क बिंदु रखा गया है और संपर्क बिंदु को जो है ये केरला से जोड़ा गया है ना। अभी केरल गवर्नमेंट ने जो है एक हाईकोर्ट का एक निर्णय भी आया है जिसमें उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, संचार, संपन्नता, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान के साथ जो इंटरनेट है उसको भी जो है उन्होंने मौलिक अधिकार बनाने की बात कही। और निश्चित तौर पर आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंटरनेट को जो है शिक्षा के आयाम हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके दरवाजे खोलना भी चाहिए। खैर,
जो भी है ये यहाँ पर बात हुई। इसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप 2009 में कार्यक्रम चालू हुआ, 19 में कंप्लीट हुआ ये, और पेरिस से मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 13,000 किलोमीटर का नेटवर्क, और भारत में इसका संपर्क स्टेशन जो है वह मुंबई है। तो ये प्रमुख कार्यक्रम जो है आपके फ्लैग है, सेफ है, और IWEME ये प्रोग्राम जो है ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है। इसका जो भारत सरकार कार्यक्रम 2011 में चालू किया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हालांकि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। भारत नेट कार्यक्रम के तौर पे नाम इसका कर दिया गया, और 2.5 लाख पंचायतों के 6.5 लाख गाँवों को जोड़ने के लिए काम किया गया, और भारत सरकार ने इस ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम को चालू किया। भारत नेट के नाम से वर्तमान में से जाना जा रहा है। देश का सबसे बड़ा ये साइंटिफिक प्रोग्राम है। सभी 2.5 लाख पंचायतें 2022 के अंत तक इसमें जुड़ जाएंगी, और डिजिटल इंडिया हम जो है व्यवहारिक स्तर पर जो है वो कहीं ना कहीं इसको कंप्लीट करेंगे। अभी पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया जो फॉलो हो रहा है, अगर हम देखें तो ऑफिशियली अगर देखें तो सबसे पहले 2013 में एस्टोनिया एक ऐसा देश है जिसने पूरी तरीके से ई रेसिडेंसी या डिजिटलाइजेशन को अपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो D5 डिजिटल 5 है उसमें एस्टोनिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, है ना, नीदरलैंड और इजराइल, ये पूरे ऐसे विश्व के देश हैं जहाँ डिजिटलाइजेशन को ग्रास रूट लेवल तक हम लेकर आ चुके हैं वर्ल्ड लेवल पे। भारत में भी निश्चित तौर पर 2022 तक हम इस दिशा में जो है कदम उठा रहे हैं, और इस दिशा में हमारे प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं जारी हैं। तो ये भारत नेट जो कार्यक्रम पे यहाँ पर चर्चा की गई, और भारत नेट निश्चित तौर पर पूछ सकता है, क्योंकि भारत सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि भाई डिजिटलाइजेशन को जो है ग्रास रूट लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाए, और इसीलिए भारत के जितने भी नगर हैं उनको नगर नेट के माध्यम से, जितने भी गांव हैं उसको जननेट के माध्यम से ये जोड़ने का प्रयास है। और 1988 में निकनेट नाम का प्रोग्राम भी शहरों को जोड़ने के लिए चलाया गया था। फर्क इतना था कि उस समय ये सैटेलाइट के माध्यम से पहल थी, अभी जो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। तो जननेट जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, और नगर नेट जो है ना शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, और सरकार का प्रयास है वो इस दिशा में काम करो। और इसके लिए हमारे कम्युनिकेशन की कुछ जनरेशन्स हैं। हम बात करें सबसे पहले कम्युनिकेशन की जनरेशन को समझने के पहले तो एनर्जी क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, और जब एनर्जी का डिस्टरबेंस होने लग जाता है तो वो चीज़ ऊर्जा का विक्षोभ होने लग जाता है, उसको हम वेव कहते हैं। और एग्जिटेंस करने के लिए दुनिया में 2 चीज़ें चाहिए, है ना। एक तो चाहिए आपको मास, और दूसरा चाहिए आपको एनर्जी, और ये दोनों चीज़ें आपके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और मास के अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और जो बोस इंटेक्सिव कंसीडर जो पंचभूत द्रव्य पदार्थ होते हैं वो द्रव्यमान के आते हैं। और एग्जिटेंस के लिए एनर्जी और मास दोनों चाहिए, और एनर्जी जब डिस्टरबेंस होती है तो उसको वेव कहते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का जब डिस्टरबेंस होता है तो हम उसको वेव कहते हैं। और 1 सेकेंड में ऊर्जा का जो विक्षोभ होता है उसको फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के भी इकाई भाग को जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है वो पल्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई आपके ऊर्जा, तरंग, आवृत्ति, है ना। और आवृत्ति की प्रत्येक इकाई जो फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में की जाती है उसको जो है हम जो है आवृत्ति की प्रत्येक इकाई को जो है हम पल्स कहते हैं, और ऊर्जा का इकाई उपयोग होने लगता है तो जिसको हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। ऊर्जा का जब प्रति इकाई यूज होने लगता है, जैसे अभी इस बार एक क्वेश्चन पूछा था MPPSC में कि भाई जो 5G टेक्नोलॉजी में IBV है ना, ये 6 है, इसमें कितनी बीट का यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर था 128 बीट का यूज़ उसमें किया जाता है। हमारे पास कहीं पे क्वेश्चन भी वो होगा। क्वेश्चन इस तरीके का था, परीक्षा में भी हाल ही में पूछा गया था, और जबकि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो आपकी ये बहुत नितांत आवश्यकता बन जाए। हाँ, IPv6 प्रोटोकॉल में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 में IP है ना, IPv6 में जो IP प्रोटोकॉल है कितने का होता है? ये करीब करीब 128 बिट का होता है। तो आवृत्ति की प्रत्येक इकाई को पल्स कहते हैं। ऊर्जा का इकाई प्रयोग होने लगता है, और जो इकाई प्रयोग होने लगता है जब ऊर्जा का, तो इसी चीज को जो है हम बिट कहते हैं। और
IPv6 के अंतर्गत 128 बिट होती हैं, मतलब अंदर से चीज़ें पूछ रहा है आपको। यहाँ पर जो मेन बात हमने अभी तक बताई उसमें ये याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि ऊर्जा क्या है। सबसे पहले तो हमने आपको बताया ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है बताया, ऊर्जा क्या है बताया, और ऊर्जा क्या है इसके अंतर्गत जो है ना, ये जो है ऊर्जा क्या है हमने बताया, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। और जब हम इस एनर्जी के अंदर डिस्टरबेंस या विक्षोभ पैदा होता है तो इसको हम कहते हैं तरंग। और हमने ये भी बताया कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए मास और एनर्जी दोनों चाहिए। मास में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और जो है BEC जो एक बोस इंटेंसिव कंसिडर जो पंचभूत द्रव्य पदार्थ आते हैं वो मास के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए द्रव्यमान के साथ ऊर्जा जरूरी है, और ऊर्जा के विक्षोभ को हम तरंग कहते हैं। और जब 1 सेकंड में होने वाला ऊर्जा का जो विक्षोभ है 1 सेकंड में होने वाला, इसको हम बेसिकली कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति की प्रत्येक इकाई को हम पल्स कहते हैं, और ऊर्जा का इकाई उपयोग होने लगता है तो हम इसको पल्स को, जो ऊर्जा का इकाई उपयोग होने लगता है तो उसको हम कहते हैं बिट, है ना। परीक्षा में पूछा गया था कि IPv6 में जो है कितनी बिट होती है, 128 बिट होती है 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी के आधार पर सिग्नल बनाया जाता है तो उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ये सिग्नल मेटल वायर से भेजना संभव होता था। हालांकि अब एनालॉग का दौर समाप्त हो चुका है फर्स्ट G जनरेशन के बाद, और 2004 में भारत पूरी तरीके से डिजिटल सिग्नल का उपयोग कर रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में जब एनालॉग सिग्नल हुआ करते थे तो उस पुराने ज़माने में VCR में कैसेट हुआ करते थे, है ना। कंप्यूटर वगैरह में फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, स्टोरेज डिवाइस के लिए जो है हार्ड डिस्क हुआ करते थे। जब न्यू टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी आई 2004 में तो ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई गई और वहाँ पर 2.5G जनरेशन को एक्सेप्ट किया गया। और इस दौर में जो है SMS से MMS की बात होने लगी, ईमेल की बात होने लगी, तो धीरे धीरे जो है एनालॉग सिग्नल का जो सिस्टम है वो स्वतः ही समाप्त होता चला गया। तो ये फर्स्ट G जनरेशन की बात थी। जबकि टेस्ट डाटा की बात हम करते थे, जबकि हम वॉइस डाटा की बात करते थे। बाद में फिर डिजिटल सिग्नल आया पल्स के आधार पर, क्योंकि अभी तक जो हम एनालॉग सिग्नल बना रहे थे वो एनालॉग सिग्नल हम आवृत्ति के आधार पर बना रहे थे, वो हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर बना रहे थे, है ना। और इसके बाद जो डिजिटल सिग्नल में चीजें आई तो अब हम जो है पल्स के आधार पर, और उस पल्स में भी ऊर्जा का इकाई उपयोग जब होने लगा तो हम बिट के आधार पर काम करने लगे। और इसीलिए हमने डिजिटल सिग्नल के आधार पर काम करना चालू किया। और जिसे डिजिटल सिग्नल को हमने बिट सिग्नल कहा, परीक्षा में बिट से क्वेश्चन था, कारण ऊर्जा का हम अधिकतम प्रयोग करने लगे, इसकी कंपैरेटिवली क्षमता अधिक थी, कंपैरेटिवली इसकी एनालॉग सिग्नल की तुलना में गति अधिक थी, इसका कंप्रेशन करना, इसको संपीड़ित करना कंपैरेटिवली आसान था, और इसकी जो संग्रहण युक्तियां थी वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली आसान होती गई। तो उस समय में ये चीज़ें बेहतर होती गई। हमने CD को जो है वो 700 MB की कैपेसिटी के साथ यूज़ किया, DVD को 4 GB की क्षमता के साथ यूज़ किया, जो BR DVD है उसको हमने 20 GB की क्षमता के साथ कन्वर्ट किया। तो ये जो हमारा सिस्टम इस तरीके से बनता गया। अब जो है हम लोग क्वांटम सिग्नल की बात कर रहे हैं। पल्स की सभी संभावना का यूज़ करके हमने जो सिग्नल बनाया हुआ है उनको हम लोग जो है वो क्यूबिट सिग्नल कहते हैं। और इस प्रकार का चीज हम आज की डेट में हम क्वांटम सिग्नल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय हम क्वांटम सिग्नल का प्रयोग कर रहे हैं हमारे यहाँ अब हैकिंग की जो समस्याएं हैं वो आमतौर पर जो है वो अब देखने को नहीं मिल रही हैं। तो एनालॉग सिग्नल से हम डिजिटल सिग्नल पर आए। डिजिटल सिग्नल में हमने बिट सिग्नल की बात की, और अब जो समय है वो हम क्वांटम सिग्नल की तरफ जा रहे हैं, है ना। साइबर क्राइम को हम समाप्त करने की दिशा में जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इस दिशा में काम हो रहे हैं। और अभी हमने जो एक इमीसेट बनाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, ये पहला जो सैटेलाइट होगा जिसमें हमने क्वांटम सिग्नल भेजा है। और ये क्वांटम सिग्नल जो है यहाँ पर भेजे गए हैं। और इमीसेट पहला जो है, इमीसेट जो है ये पहला, आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है ये सैटेलाइट होगा इमीसेट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है।
और जिस पे क्वांटम सिग्नल भेजे गए हैं, और ये क्वांटम सिग्नल जो है ये क्यूब बिट पर आधारित है। जब आपको वो IPv6 में कितनी बिट होती है 128 ये पूछ सकता है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि क्वांटम सिग्नल पर आधारित पहला सैटेलाइट इमीसेट भेजा गया है, और इमीसेट का फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जो कि क्वांटम सिग्नल पर बेस्ड है और इसमें किसी प्रकार की कोई हैकिंग की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहां पर बातें करी। अब जो है, अब फर्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। भाई फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसमें वॉइस डाटा को, टेस्ट डाटा को, है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो वॉइस करता है ना, आवाज़ करता है। तो आप उसको ऐसे याद रखिए कि भाई फर्स्ट जनरेशन में जो है हमने वॉइस डाटा को, टेस्ट डाटा को एनालॉग के माध्यम से यूटिलाइज किया। वैसे भी पहले से हमारे यहाँ टेलीग्राफ आया करते थे, 1853 में डलहौजी के समय थे ना, हमारे वॉइस डाटा आते थे। 1881 में हमारा अपना टेलीफोन सिस्टम चालू हो गया था, बाद में 23 में आते आते रेडियो चालू हो गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो वॉइस डाटा और टेस्ट डाटा एनालॉग के माध्यम से, मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग यूटिलाइज करते थे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताने के लिए हमने आपको एक्जिटेंस की थ्योरी, द्रव्य और ऊर्जा का सिद्धांत क्या है बताया। ऊर्जा का ना तो उत्पादन हो सकता है ना तो नष्ट हो सकती है, हमने ऊर्जा क्या है बताया, कार्य करने की क्षमता। हमने तरंग बताया कि ऊर्जा में विक्षोभ हो जाए, हमने एक पर्टिकुलर सेकंड में होने वाली जो तरंग है उसको जो है आवृत्ति कहते हैं वो बताया, और कि जितने भी एनालॉग सिग्नल है वो पूरे आवृत्ति पर बेस्ड रहती है बताया। फिर हमने बताया कि एक आवृत्ति के अंदर जो परिवर्तन होता है इकाई आधार पर, उसको हम पल्स कहते हैं और उसी को हम बिट कहते हैं, और वही कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नल। तो फर्स्ट जनरेशन में वॉइस डाटा और टेस्ट डाटा के बारे में बात की गई, और ये एनालॉग के माध्यम से सारा संभव हुआ। 1980 में ग्लोबल लेवल पर इसकी शुरुआत हुई। 94 आते आते भारत में जो है 1G की शुरुआत हुई, और 1G से पहले हर डाटा को अलग अलग भेजना संभव था। बाद में डिजिटलाइजेशन हुआ, 2G आया। 2G में अब हमने वॉइस डाटा, टेस्ट डाटा को एक साथ भेजना चालू कर दिया। पहले के अलग अलग भेजते थे, वॉइस डाटा लग जाता था, टेस्ट डाटा लग जाता था। 2G आने के बाद वॉइस डाटा, टेस्ट डाटा दोनों को साथ में भेजना संभव, क्योंकि गति बढ़ गई कंपैरेटिवली। 80 में जब 1G पूरी दुनिया में आई थी तो भारत में आते आते जो है वो 94 लग गया था, 14 साल। और 2G पूरी दुनिया में 92 में आई, और भारत में आते आते जो है 99 लग गया। और इस तरीके से 2G की शुरुआत हुई। करीब करीब 56 से लेकर 256 किलोबाइट पर सेकंड इसकी स्पीड उस समय थी, और इसी स्पीड का नतीजा था कि टेस्ट डाटा और जो वॉइस डाटा वो दोनों साथ में जाने लगे। और भारत ने 2G को एक्सेप्टली उस समय 1999 में, 1999 में करीब करीब आप मान के चलिए कि आज से जो है 20 से 22 साल पहले जो है हमने 2G को एक्सेप्ट किया, क्योंकि पूरी दुनिया में 1992 में आया था, है ना। 1G 80 में आई थी, हमने 94 में लाया, और पूरी दुनिया में 92 में जो है वो 2G आया, हमने 99 में 7 साल बाद ला लिया। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण चीज़, मतलब 1G को अपनाने में 14 साल लगे, 2G को अपनाने में 7 साल लगे, और 5G में तो हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया से पीछे नहीं है और दुनिया से आगे भी नहीं है, बराबरी के साथ दुनिया को लेके चल रहे हैं। अब जो 2.5G आया तो अभी तक जो SMS आते थे अब वो MMS के रूप में आने लगे, ईमेल के रूप में आने लगे। तो 2G में GPRS सिस्टम लग गया, ग्लोबल पैकेज फॉर रेडियो सिग्नल लगे, और ये ग्लोबल पैकेज फॉर रेडियो सिस्टम लगने के बाद 2G का मोबाइल मल्टीमीडिया डाटा को लेके काम करने लगा। वॉइस डाटा, टेस्ट डाटा के साथ साथ यहाँ वीडियो डाटा आ गया, वीडियो क्लिपिंग आ गई, और मल्टीमीडिया डाटा का प्रयोग करके ये संभव हो पाया। इसको 2.5G कहा गया, और ये GPRS ग्लोबल पैकेज फॉर रेडियो सिग्नल का यूटिलाइजेशन हुआ, और ये GPRS डाटा को कंप्रेस करने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, और उस समय 2.5G को जो है वो सिंबॉलिक रूप में E से दर्शाया गया। 2.5G के आने के बाद ही, इस मल्टीमीडिया डाटा प्रोसेस सिस्टम के आने के बाद ही, इस ग्लोबल पैकेज ऑफ रेडियो सिग्नल के आने के बाद ही MMS जैसा कॉन्सेप्ट आया, ईमेल जैसी चीजें डेवलप हुई। पूछ सकता है कि भाई 2.5G से संबंधित है ईमेल, MMS, SMS, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपका MMS और ईमेल आएगा, है ना। 2.75 में क्या हुआ, 2G तो था ही, अब इनहेरेंस डाटा ऑफ ग्लोबल एवोल्यूशन आ गया, और यहां पर जो डाटा को कंप्रेस करने की टेक्निक आ गई, मल्टीमीडिया डाटा की स्पीड बढ़ गया, उसको इनहेंस डाटा ऑफ द ग्लोबल एवोल्यूशन से जोड़ा गया, और 384 किलोबाइट से उसकी जो स्पीड है वो 4 मेगाबाइट पर सेकेंड के आसपास हो गई। स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। 56 से 256 हुई,
256 से 384 हुई, अब 384 से 4 Mbps हो गई। अभी तो हम लोग जो है और स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब आ गया भैया फिर स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन आ गया। जब स्मार्टफोन आ गया, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डेवलप हो रही है ना। अब 4G में 70 जो है मिली सेकेंड का समय लगता था। अभी जो हम 70 मिली सेकेंड का समय लगता है किसी चीज़ को आने। जिस दिन 5G सक्सेस हो जाएगी, अभी 13 शहरों में चालू की, तो जो है 5G के आने के बाद कोई भी चीज़ को एक जगह दूसरी जाने में, एक जगह जाने में 1 मिली सेकेंड का समय लगेगा। क्योंकि 4G में 1 किलोमीटर में जो है वो 4000 के आसपास जो है वो एक्सेस सिग्नल लगाए जाते हैं, जबकि इसमें करीब करीब आपके लगाएंगे लगभग मान के चलिए 10,000 के आसपास। तो डेफिनेटली जो 2G है और 4G है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है, और इसी अंतर को समझने के प्रयास हो रहे हैं। और 3G और 4G में जो 4G है उसमें 70 मिली सेकेंड लग रहा है कोई चीज़ को एक जगह से दो जगह आने में, क्योंकि उसमें जो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है करीब करीब मान के चलिए आप कि 4000 डिवाइस लगाएं, और 5G में 1 किलोमीटर के अंदर 10 लाख डिवाइस लगाएंगे। तो सीधी सी बात है 5G का स्पीड ज़्यादा रहेगा। अभी 5G टेक्नोलॉजी को हम दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, है ना, आपके जामनगर में, मुंबई में, पूना में, बेंगलोर में, चेन्नई में, इन 13 शहरों में शुरू कर रहे हैं जनवरी 2022 से। अब देखते हैं उसमें हम कहाँ तक जो है सफल होंगे। तो 5G को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी चल रहे हैं, उन कंट्रोवर्सीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्मार्टफोन आ गया और ये फिर 3G टेक्नोलॉजी आ गई। वॉइस डाटा, टेक्स्ट डाटा, वीडियो कॉलिंग, वीडियो क्लिपिंग, एनिमेशन सब होने लगा। हम 3G के दौर में यहाँ पर आ गए और 4 Mbps से जो है वो 100 Mbps की स्पीड के साथ हमारा जो है मोबाइल सिस्टम काम करने लगा। हमने स्मार्टफोन्स ले आए। 4G में क्या हुआ, ऑल एनिमेटेड हो गया, ऑल इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर विद द सेम स्पीड, वो भी 70 मिली सेकेंड के अंदर कोई चीज आपको प्राप्त होने लगी। डॉक्टर आरोग्य स्वामी पालराज जो भारत के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, हालांकि नेवी के हैं, इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है, और डॉक्टर आरोग्य स्वामी पालराज ये फादर ऑफ 4G कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर एंड सेम स्पीड, है ना, एनी टाइम मतलब पीक टाइम, और रोमिंग के साथ जो है ऑल इन वन जो टेक्नोलॉजी है जो कि 100 Mbps के ऊपर है। तो ये मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है, मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट। एक बार परीक्षा में पूछा भी है कि जो भैया ये मीमो क्या होता है। मीमो कुछ नहीं है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, है ना। मल्टी इनपुट ये शॉर्टकट नेम्स होते हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं। मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट क्या है। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट जो है वो 4G, है ना। 1 किलोमीटर के अंदर जो है 4000 डिवाइस लगाते हैं 4G में, तब जाके उसकी स्पीड बनती है। और जब 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो 1 किलोमीटर के अंदर 10 लाख से ज़्यादा डिवाइस लगाएंगे, स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। 13 शहरों में मैंने बताया कहाँ कहाँ चालू हो रहा है। तो मीमो जो है वो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट है, याद रखेंगे। 4G टेक्नोलॉजी 2011 में आई वर्ल्ड में, भारत में 2016 में आई, है ना। फादर ऑफ जो 4G है वो डॉक्टर आरोग्य स्वामी पालराज, है ना। PSC पूछ लेता है, एक बार पूछ लिया कि भाई वो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, पूछ लेगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वैसे ही पूछ लेगा कि भाई 4G टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। पूरी दुनिया के जान 5G पे, अपन वो 4G पूछ लेगा। तो आरोग्य स्वामी पालराज, है ना। अब वह तकनीक जिसमें सभी प्रकार के आंकड़ों की गति बराबर होती है उसको 4G कहते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन ऑल टाइम एनीवेयर ऑफ द सेम स्पीड, और ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है ना। ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, और 4G का सिंबल H/H+ है, और हाई स्पीड पैकेज एक्सेस है कहीं ना कहीं। और इसके बाद जो अब जो समय आ रहा है वो 5G का है। जगदीश चंद्र बसु ने इससे संबंधित जो तरंगे हैं, जो इसमें मिलीमीटर तरंगे यूज़ की जा रही है, और 1 मिलीमीटर पर सेकेंड में जो है वो 5G के माध्यम से हम संदेशों को इधर से उधर भेज सकते हैं। जो जगदीश चंद्र बसु हैं उन्होंने 1895 में मिलीमीटर वेव्स के बारे में रिसर्च किया था, और ये मिलीमीटर वेव्स का ही प्रयोग जो है 5G टेक्नोलॉजी में किया जाएगा, और यूज़ ऑफ द सैटेलाइट तरंगों के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें करीब 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो है कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। तो सभी प्रकार के आंकड़ों को, सभी प्रकार की सूचनाओं को, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 21वीं सदी का कच्चा माल डाटा है, और ये तमाम डाटा को
जो है वो सभी प्रकार के आंकड़ों को, सूचनाओं को समान गति से जो पहुंचाया जाएगा और ये व्यावहारिक रूप से भेजना जो संभव होगा तो वो 5G के द्वारा होगा। भारत के 13 शहरों में इसकी शुरुआत भी हुई है, नाम भी बताया आपको। मध्य प्रदेश का कोई शहर 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल के लिए यूज़ नहीं किया गया है और विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया है जिसने इस टेक्नोलॉजी को चालू किया है। भारत के अंदर हैदराबाद में पहली बार जो है 5G टेक्नोलॉजी पर यूटिलाइजेशन चालू किया और 2022 में 5G टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं हम तेज़ी के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली जो एविगेशन सेक्टर है वहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जब सी बैंड जो एविगेशन सेंटर में होते हैं वो जो 3.8 से 3.9 हर्ट्ज के आसपास कैपेसिटी होती है और इनकी जो 5G की कैपेसिटी हो 4.2 से 4.4 के आसपास है, तो ओवरलैपिंग होगी। इसलिए अभी एविएशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनसे भारत के जितने भी पायलट्स हैं उनका एक ग्रुप प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था 6000 पायलट्स की, जो है अपनी बात को रखने के लिए कि भैया कल को 5G आप लाओगे तो उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का हमारी हवाई यात्राओं पर क्या असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जब आसमान पे मौसम ख़राब होता है तो जो पानी है H2O उसके जो मॉलिकुलर्स होते हैं, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18, और जितनी भी प्रकार की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऑक्सीजन, सबका जो ऑन एन एवरेज जो मॉलिकुलर का वो होता है वो मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 29 होता है। लेकिन मौसम की खराबी होने पर कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपका मीटर लगाया जाता है वहाँ पे, वो मीटर जो है वो गलत तरीके से जो है उसको प्रदर्शित कर देता है और उस वजह से जो है कई बार दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं और इस प्रकार की चीज़ों से बचने के भी प्रयास हो रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी के आने के पहले ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसके आने से जो सी बैंड है और जो 5G है इनके बीच में एक ओवरलैपिंग जैसा कुछ स्थिति क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अभी 13 शहरों में 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। सैटेलाइट सिग्नल यहाँ से भेजा जाएगा और इसमें जो यूज़ किए जाने वाली मिलीमीटर वेव्स हैं इनको जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में पहले ही खोज दिया था। तो ये जिस आवृत्ति का प्रयोग करके सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है उनको जो है स्पेस वेव्स कहते हैं और ये भी एक प्रकार की रेडियो वेव्स होती हैं। तो जितनी भी प्रकार की व्यवहारिक संचार है वो इससे संभव होगा, एनिमेशन संभव होगा, डाटा में बफरिंग नहीं होगी, है ना, लोडिंग टाइमिंग इसका ठीक ठाक रहेगा, मोबाइल स्मार्ट जो फैक्ट्री में बदल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी हो, हम इनका जो है प्रयोग करने लग जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का समय आ जाएगा और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नई दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगी। हालांकि स्वास्थ्य के लिए चुनौती रहेगा क्योंकि 800 हर्ट्ज से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है सहन करने की और ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो आप 1700 हर्ट्ज की कैपेसिटी से ज़्यादा और उसमें भी आप 5G यूज़ करोगे तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा ही होगा। तो इस तकनीकी से कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। बैंड क्या होते हैं? जिस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है उस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग जिस संचार के लिए किया जाता है उसको जो है हम कहते हैं बेसिकली बैंड। उसको हम क्या कहते हैं? बैंड। रेडियो के लिए हम करते हैं 30 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज, टीवी के लिए करते हैं 470 से 750, मोबाइल के लिए हम करते हैं 800 से 900, आजकल 1100 से 1700 भी करते हैं, अच्छे मोबाइल है तो 1700 के ऊपर भी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ बैंड कहलाती है। अब बैंड के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। और उसके लिए जो है पोडर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं, ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स लगाए जाते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो भारत के अगर कम्युनिकेशन सेक्टर को हम देखने की कोशिश करें, आज़ादी के पहले हमने टेलीग्राफ ला लिया था डलहौजी के समय 1854 में, हमने टेलीफोन ला लिया था 1881 में, हमने रेडियो ला लिया था 1923 में। आज़ादी के बाद भारत के दूरसंचार उद्योग की शुरुआत हुई। टेलीग्राफ जहाँ टेस्ट डाटा, टेलीफोन जहाँ पर वॉइस डाटा और रेडियो, इस प्रकार की चीज़ों को हमने नेशनलाइज किया संचार के माध्यमों को। और आज़ादी के बाद हमने डीडी जो टीवी है दिल्ली दूरदर्शन वो लाया, एसटीडी हमने 1960 में लाया, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम 1975 में हमने प्रारंभ किया साइट नाम से, कलर टीवी हमने 83 में लाया, है ना। इसके अलावा हमने पब्लिक कॉल ऑफ जो पीसीओ का मूवमेंट जो है 88 में चालू किया। निकनेट प्रोग्राम हमने अर्बन शहरों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लाया। तो 50 के बाद से ही भारत में दूरसंचार उद्योग सार्वजनिक रहा है और हमने टीवी हो, पीसीओ हो, इस दौर में जो है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की है, खासतौर से जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए तो हमने इसमें सभी के लिए द्वार खोल दिए कि सही सब आइए, हमारा इन्वेस्टमेंट का माहौल बने। तो हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत लाया, तो हमने
नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो 94 में लाई, और उसके लाने के जस्ट बाद ही हमने जो है ना, इसको जो है चेंज किया। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन है, उसका नाम आजकल चेंज होकर जो है 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी हो गया है। तो ये हमने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लाया। फिर मोबाइल हमने 95 में लाया, हालांकि मोबाइल की खोज 73 में मार्टिन लूथर ने कर दी, मार्टिन कूपर ने कर दी थी। उसके बाद इंटरनेट 95 में लाया, लाइव टेलीकास्ट 95 में आया, जीएसएम और सीडीएम मोबाइल का कंसेप्ट आया। जीएसएम यूरोपियन कंटेंट का मोबाइल है, जहाँ पे 85% जो मोबाइल है वो जीएसएम पे यूज़ किया जाता है। हालांकि जीएसएम में जो है वो रिकॉर्डिंग होती है ना, निजीता का उल्लंघन है। और जो सीडीएम मोबाइल होते हैं वो अमेरिकन पैटर्न पे, दुनिया के 15% मोबाइल यूज़र इसको यूज़ करते हैं, इसमें मोबाइल टैप नहीं होता, तो वो भी पढ़ेंगे अपन अभी। फिर उसके बाद साइबर एक्ट आया 2000 में, बीएसएनएल 2000 में आया, इसके ब्रॉडबैंड पॉलिसी 4 में आई, 2.5 2004 में आया, यहाँ पर एमएमएस ईमेल 2.75 2011 में आया, 3G 2013 में आया, 4G 2016 में आया, 5G 2020 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से थोड़ा मामला डिले हो गया, 13 शहरों में शुरुआत कर रहे हैं 5G की। भारत नेट जो है 2020 से 15 से 22 में हम 3 चरणों में चला रहे हैं। तो लगातार हमारे 1991 से लेकर अब तक जो है हमने दूरसंचार उद्योग में तेजी लाने के काम किए हैं, और डायनेमिक तरीके से इस क्षेत्र में हमारे काम हुए। मेंस में प्रश्न भी है, दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की भूमिका में हो रहे बदलाव बताइए, और आज़ादी के बाद के दूरसंचार उद्योग के इतिहास पर एक लेख लिखिए, है ना। इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो उद्देश्य रहा है, हमने आपकी क्लास की शुरुआत ही की थी डार्क नेट और डीप नेट्स। फिर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रॉ मटेरियल को एक प्रोसेसिंग करके एक मीनिंगफुल मटेरियल में, इंफॉर्मेशन में चेंज करके सूचना को किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। और यही संचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 का भाग है, 9 का हिस्सा है, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं। तो लगभग मान के चलिए कि जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमने जो है इनसेट सीरीज चलाई 1982 में, है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, और जीसेट सीरीज चलाई 2001 में, है ना। तो इनसेट सीरीज में हमने स्वदेशी दूरसंचार और उपग्रह प्रणाली को डेवलप किया, और ये हमने एक सामूहिक प्रयास से किया। इनसेट 1 सीरीज़ हमने चलाई पीसीओ और एसटीडी बूथ के लिए, और इनसेट 2 सीरीज़ हमने मोबाइल इंटरनेट के डेवलपमेंट के लाइव टेलीकास्ट के लिए, और इनसेट 3 हमने मोबाइल क्रांति के लिए चलाई, और इनसेट 4 हमने डायरेक्ट टू होम के लिए चलाई। तो इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है इनसेट सीरीज़ 1B, जहाँ पर हमने टीवी और पीसीओ के लिए, खासतौर से जो कलर टीवी और पीसीओ के लिए हमने शुरुआत की इनसेट 1B से, है ना। इनसेट 1A छोड़ा तो फेल हुआ, तो इनसेट 1B से हमने कलर टीवी और जो है पीसीओ की शुरुआत की। और इसके बाद जो है इस दौर में जो है निकनेट जैसा कार्यक्रम, नेशनल इंटरनेट सेंटर जैसा चालू हो गया था। बाद में इसी को आगे बढ़ाकर भारत नेट, सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 82 में क्योंकि एशियाई खेल भी होने थे, तो कलर टीवी ला करके प्रायोगिक स्तर पर जो है प्रयास किए गए। टीवी की क्रांति 83 में आई, फर्स्ट वर्ल्ड कप हमने जीता था उस समय। 88 में जो है पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफर का कॉन्सेप्ट आया। इंटरनेट जैसी चीज़ें भी धीरे धीरे जो है वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रही थी। और जो एसटीडी का कॉन्सेप्ट है 1960 के आसपास आया, लखनऊ से कानपुर में चालू किया गया, और फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई, है ना। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो देवांग मेहता को कहा जाता है। इन्होंने भारत में पैन कार्ड, साइबर कैफ़े और एमटीएनएल जैसी चीज़ों को लाया। इसके अलावा फादर ऑफ टेलीकॉम हमारे यहाँ सेम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदोहा को माना जाता है। और वर्तमान में नंदन नीलेकणी, जिन्होंने आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया, वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक बड़े पुरोधा माने जाते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे, देवांग मेहता को आईटी के लिए, और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदोहा और नंदन नीलेकणी जी जो है उनको टेलीकॉम के लिए। और 4G टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया ही था, है ना, पॉलीराज, है ना, उनका आरोग्य पॉलीराज, याद रखेंगे नाम। 2A सीरीज जो लाई थी, ये 2A सीरीज जो है ये एसटीडी सेवा के डेवलपमेंट के लिए लाई थी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो हमारी इनसेट 1 सीरीज थी वो पीसीओ और टीवी के लिए लाई थी। इनसेट 2 सीरीज मोबाइल और इंटरनेट और लाइव टेलीकास्ट के लिए लाई गई, और यहाँ पे इनसेट 2 सीरीज के द्वारा मोबाइल क्रांति और लाइव टेलीकास्ट पे काम किया। इनसेट 3 जो है वो मोबाइल जनरेशन को डेवलप करने के लिए लाया गया। और इसके बाद जो इनसेट 4 है वो हमारे जो है सीरीज़ लाई गई, ये डायरेक्ट टू होम के लिए, जिसमें डिश टीवी, बिग टीवी, डिजिटल टीवी, टाटा स्काई, ये तमाम चीज़ों के प्रयास किए गए। और ये इनसेट 4
सीरीज यहाँ पर डेवलप हुई। बाद में फिर हमने नेविगेशन सेक्टर में काम किया। 15 में हमने गगन लाया, 16 में हमने नाविक लाया, और इसका एक ही मकसद था नेविगेशन सेक्टर में कि हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड के क्षेत्र में एक अपने नेविगेशन सेक्टर को बढ़ाएं और ग्लोबल नेविगेशन के सेक्टर में काम करें, जैसे दुनिया कर रही है। सामरिक क्षेत्र में जैसे अमेरिका जीपीएस भेज रहा है, इग्नोस यूरोपीय यूनियन भेज रहा है, एमएसएएस जापान भेज रहा है, ग्लोनोस रसिया भेज रहा है, बिडाउ चाइना भेज रहा है, तो इंडिया ने भी जो है नाविक भेजा स्ट्रैटेजिक यूज़ के लिए। और सिविल यूज़ में जैसे यूरोपीय यूनियन गैलीलियो भेज रहा, तो हमने भी गगन भेजा। तो हमने ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में जो GNSS लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड तीनों क्षेत्रों की जानकारियों को एक जगह रखने के लिए, नापने के लिए हमने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लाया। और इसी कड़ी में पूरी दुनिया की जो प्रयास किए गए थे, जैसे विश्व के कई देश अपने स्तर पर काम कर रहे थे। अमेरिका ने GPS भेजा, यूरोपीय यूनियन ने इग्नोस भेजा, ग्लोनोस रशिया ने भेजा, बिडाउ चाइना ने भेजा, तो भारत ने नाविक भेजा, है ना। IRNSS भी उसको बोलते हैं। और ये स्ट्रैटेजिक यूज़ था। जबकि सिविल यूज़ में हमने गगन भेजा, जैसे यूरोपीय यूनियन ने गैलीलियो भेजा। तो ये आपको याद रखना, हमारे गगन का फुल फॉर्म है, पहले G का मतलब है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, है ना। मेंस में ज्योग्राफी की जो यूनिट है 5वीं वाली एडवांस ज्योग्राफी, उसमें हम इंडियन रिमोट सेंसिंग, GPS, IRS, है ना, GIS, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसमें हम बताएंगे इसको अच्छे से। गगन प्रोग्राम की संकल्पना 10 में चालू हुई, 8 में आ गया था, 10 में इसको लाया गया और 15 आते आते सेवाएं दी गई। 7 उपग्रहों को इसमें छोड़ा गया, है ना। इसमें GSAT 4, GSAT 8, GSAT 10, GSAT 15, ये कुछ हमारे सक्सेसफुल भी हुए और हमको इसके काफ़ी फ़ायदे हुए। फिर 28 अप्रैल 2016 को हमने नेविगेशन ऑफ इंडियन कंसल्टेशन के तौर पर जो है भारत का पहला तारामंडल नौवहन छोड़ा, जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना गया। और IRNS हमारे चारों महानगरों की सुरक्षा को दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमने नाविक या IRNSS यहाँ पर छोड़ा और इस तरीके के प्रयास किए गए। उसी कड़ी में हमने डिफेंस सेक्टर में जो है एक मिशन शक्ति करके प्रोजेक्ट चलाया 27 मार्च 2019 को स्काई वार की क्षमता के लिए, और ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट था। और आज जब पूरी दुनिया की दिनचर्या कहीं ना कहीं अंतरिक्ष पर आधारित हो चुकी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, मनोरंजन है, बैंकिंग है, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस है, तो अंतरिक्ष के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे अंतरिक्ष के कारण ही बिना दूसरे देश से गए सेवा देने में हम सक्षम हैं। तो कल को हो सकता है कि अंतरिक्ष में कोई हमारे ऊपर अटैक करे। तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए ये ज़रूरी है कि अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए हमने एक मिशन जो है यहाँ पर वो एंटी सैटेलाइट मिशन, एंटी सैटेलाइट ASAT लाया, जिसको मिशन शक्ति के नाम से 27 मार्च 2019 को छोड़ा गया और ये अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए लाया गया। और ये मिशन शक्ति को संभव बनाया गया और इसे जो है महत्वपूर्ण तरीके से जो है हमने इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदुन्य मिशन चलाया और एक माइक्रोसेट R उपग्रह को हमने जो है इसमें मार गिराया और इस सैटेलाइट को मार गिरा के हमने स्काई वार क्षमता में अपनी क्षमताएं दिखाई। और एक प्रोजेक्ट नेत्रा है जो इसरो के द्वारा सितंबर 19 में जो है चालू किया गया और ये अंतरिक्ष पर निगरानी रखने का काम करेगा और जितना भी स्पेस गार्बेज है उसको पहचानेगा और इसका समाधान करने का प्रयास करेगा और इस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए ये हर स्तर पर यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पर आप एट ए ग्लांस समझ लेंगे। हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताया, इन्फॉर्मेशन एक रॉ मटेरियल डाटा जिसको हम मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, वही चीज़ कम्युनिकेशन कहलाती है। और एक इन्फॉर्मेशन वे के माध्यम से हम पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज और पूरे ब्रह्मांड को यूनिवर्सल विलेज बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और संचार जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक नियर संचार होता है जिसको हम नियर कम्युनिकेशन कहते हैं, एक टेली कम्युनिकेशन होता है। तो नियर संचार जो होता है वो लेस देन 2.5 गीगाहर्ट्ज होता है और ग्रेटर देन 2.5 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो आपका जो होता है वो आपका टेली कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए लाइसेंस नहीं लगता। अगर लेस देन 2.5 है तो इसके लिए लाइसेंस लगता है। तो आपका ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, रिमोट सिग्नल है ना, इनके लिए लाइसेंस नहीं लगता। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम युक्त अगर 2.5 GB के ऊपर करना है स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स के लिए तो आपको इसके लिए लाइसेंस लगेगा। इंफ्रारेड के लिए आपको लाइसेंस नहीं लगेगा, रेडियो वेव्स के लिए आपको जो है यहाँ पे लाइसेंस लगेगा। तो ये नियर टेक्नोलॉजी है। अभी आप
अवरक्त किरणों के माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको नियर टेलीकम्युनिकेशन 4-5 गीगाहर्ट्ज करते हैं, तो वो 2.5 से जो है कम है, तो ब्लूटूथ के लिए लाइसेंस नहीं लगता ना। और कहीं ना कहीं जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था टेलीकम्युनिकेशन, वो इसी चक्कर में हुआ था, है ना। तो लाइसेंस लिए बगैर ही काम चल रहा था। और 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर की कैपेसिटी की तरंगें प्रयोग कर रहे हो, स्पेक्ट्रम बना रहे हो, तरंगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ऐसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको शॉर्ट रेडियो वेव्स के लिए, हम मोबाइल हो, इंटरनेट हो, वाईफाई हो, वाईमैक्स हो, ये लघु तरंगों के द्वारा चलेगा। और टीवी है, डायरेक्ट टू होम है, रेडियो है, रडार है, वाईफाई है, सुपर वाईफाई है, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उनके लिए जो है हमको लाइसेंस को लेना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने 5 बातें आपको बताई थी। वॉइस डाटा, वीडियो क्लिप, टेक्स्ट डाटा और एनिमेशन, ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें, है ना। इनको मीनिंगफुल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, इन्फॉर्मेशन को, तो वही चीज़ कम्युनिकेशन कहलाती है। सूचना के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। और आईटी, इसी सॉफ्टवेयर से संबंधित जो टेक्निक होती है उसको हम आईटी कहते हैं। और जिसमें इन 5 चीज़ों को यूज़ किया जाता है उनको टेलीकॉम सेक्टर कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है ना। सूचना का जो इंफॉर्मेशन का जो ग्रुप होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसी में आईटी होता है जो एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये 5 चीज़ें जो हो गई वो आपके ये टेलीकॉम हो गया। सूचना और संचार तकनीक में क्या अंतर है, सूचना संचार में अंतर बताइए, है ना। नियर टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में क्या अंतर है, अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों की भूमिका समझाइए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखेंगे। और कुल मिलाकर के जितनी भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हो सकती हैं, और मैंने बताया कि जो हमने नेशनल लेवल पे टेलीकॉम पॉलिसी लाई 1994 में, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, जब हम लिबरल हुए, प्राइवेटाइजेशन हुए, और हमने जो है एलपीजी ग्लोबलाइजेशन मॉडल को अपनाया, तो हमने फॉरेन सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर की अनुमति जो अब तक नहीं थी टेलीकॉम सेक्टर में, उनको लाया। और हम जो अभी तक टेलीग्राफ में टेक्स्ट डाटा और टेलीफोन में वॉइस डाटा चला रहे थे, एनालॉग और डिजिटल, उसको मर्ज किया। मोबाइल 95 में लॉन्च किया, इंटरनेट 95 में लॉन्च किया, लाइव टेलीकास्ट 95 में लॉन्च किया, और ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। फिर उसके बाद हमने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 99 में लाई। इस दौर में हमने जीएसएम, सीडीएम और डिजिटल सिग्नल पर आधारित 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। फिर हमने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2004 लाई, जिसमें हमने ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई, और ग्रेटर देन ऑफ 256 किलोबाइट पर सेकेंड की चीज़ों को हमने शुरुआत की, और 2.5G की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर हमने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 लाया, और हमने उसमें बहुत सारे नए चेंजेस किए, और अभी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमने एक संस्था भी बनाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में, जो इस प्रकार की दूरसंचार पॉलिसी जो 94 से लेकर अब तक चल रही है उन पर कंट्रोल करने का काम करती है। और ट्राई के काम ही है टेलीकॉम सेक्टर को व्यवस्थित करना, बेहतर काम करना। तो ट्राई क्या है, इसके कार्य समझाइए, दूरसंचार नीति के इतिहास पर प्रकाश डालिए, इसके क्या उद्देश्य बताइए। इस तरीके के प्रश्नों का स्वरूप आपको यहाँ पे देख, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसको हम एक बार एट ए ग्लांस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसका PDF वगैरह हम दे देंगे, तो इसमें आप एक बार देख लेंगे कि क्या क्या इसमें और देख सकते हैं और क्या क्या संभावना है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक की अभी एक बार इस पर लेक्चर लेंगे हम। सूचना संचार प्रौद्योगिकी पे हम चर्चा कर रहे थे, कंप्यूटर का बेसिक पे चर्चा करेंगे, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी हमने पढ़ाया है। इसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस को भी हमको आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने प्रिलिमिनरी के हिसाब से जो यहाँ पर बातें करी हैं, उसको नोट्स में हमने एज ए चार्ट यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप एक बार उसको देखेंगे, कोई समस्या होगी तो फिर बताएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा, अपने विचार, अपने भाव, अपनी सूचनाओं को किसी व्यक्ति को आदान प्रदान करना, ये एक जगह दूसरी जगह भेजना, उस रॉ मटेरियल को, उस इंफॉर्मेशन को, वो संचार कहलाता है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, कंप्यूटर के माध्यम से, संदेश ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं। प्रेषक, जो भेजने वाला व्यक्ति हो तो उसको प्रेषक कहते हैं, जिसके माध्यम से चीज़ें जाती है उसको टेक्स्ट और वीडियो उसको माध्यम कहते हैं। जो प्राप्त करता है संदेश को उसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। संचार की प्रणाली है ट्रांसमीटर के माध्यम से, रिसीवर के माध्यम से। ट्रांसमीटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और रिसीवर एक प्रकार के सिग्नल को, शोर को जो है दूर करता है, ये डिकोड करने का काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट मोबाइल संचार होता है, और प्रसारण के माध्यम से जो होता है उसको टेलीविज़न कहते हैं ना, बेसिक बात है। अब मोबाइल के बारे में बात करें तो मोबाइल का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी।
है ना। वायरलेस भी होते हैं, हेडलेस भी होते हैं। 73 में मार्टिन कूपर ने मोटोरोला द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 73 मार्टिन कूपर, इसको याद रखेंगे। इसके बाद पहला वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क एनालॉग जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ टेलीफोन कंपनी के द्वारा 1G के लेवल पर लॉन्च किया गया था। ब्लूटूथ की शुरुआत 1989 में, जो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ से कम की कैपेसिटी में चलता है, ये जॉब हॉरस्टीन के द्वारा खोजा गया था। जॉब हॉरस्टीन, इसको याद रखना है आपको, ठीक है क्या। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलपमेंट, 1G हमने आपको बताया था डिटेल में, इसको देख लेंगे आप। 2G को आप देख लेंगे, है ना। इसके बाद आप 3G को देख लेंगे, है ना। 4G 5G ब्लूटूथ आपको बताया गया है, वाईफाई, है ना। इसके लाईफाई जितनी भी सिस्टम्स हैं सारे देखेंगे। फिर इसके बाद जो है टेलीफोन को लेकर चर्चा की गई है ना। और एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, सारी बातें बताई गई हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। भारत में टेलीविज़न के बारे में कुछ बातें की गई कि 59 से टेलीविज़न का शुरुआत हुआ, साइट करके प्रोग्राम आपको बताया गया था, है ना। और ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम आपको दे देंगे। इसके बाद एक सिंप्लेक्स विधि होती है, जब डाटा जो है डायरेक्टली ऐसे जाता है, सूचना और डाटा प्राप्त जो एक दिशा में जाता है, तो इसको हम सिंप्लेक्स विधि कहते हैं, है ना। सिंप्लेक्स विधि में डाटा इस तरीके से जाता है। अर्ध डुप्लेक्स विधि में डाटा सूचना दो दिशाओं में जाता है, जाता भी है और आता भी है। और तीसरा पूर्ण डुप्लेक्स विधि, डाटा सूचना दोनों दिशाओं में प्रेरित होता है, इधर भी जाता है उधर भी आता है, इधर से जा रहा था इधर से जा रहा था, इधर से आ रहा था, अभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दोनों दिशाओं में जा रहा है। तो पूर्ण डुप्लेक्स विधि पर जो है टेलीफोन है ना। जैसे आपका देखिए सिंप्लेक्स विधि पर रेडियो और टीवी काम करता है, जहाँ डाटा सूचना एक दिशा में जाता है, रेडियो और टीवी। अर्ध डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी काम करता है, और आपके पूर्ण डुप्लेक्स में जो है टेलीफोन काम करता है। इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इनको बढ़िया पॉइंट वाइज नोट्स बना लेंगे, और आपको जो भी हमारे कोर्स का हिस्सा है उनको तो हम मदद करेंगे, और बाकी बच्चों को भी डायरेक्शन देते रहेंगे। तो सूचना के विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स वगैरह हैं, है ना, जो आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं, बताए गए हैं। फैक्स मशीन के बारे में बताया गया है, टेलीफोन के बारे में बताया गया है। तो इसको देखने, ट्राई के बारे में मैंने बताया था आपको, अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 20 फरवरी 97 को बना था। PD बाघेला इसके भी चेयरमैन है ना। BSNL 1986 में बना, विदेश संचार निगम लिमिटेड। MTN 1986 में बना, है ना। इसके अलावा जो है भारत टेलीफोन उद्योग लिमिटेड 1948 में बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टेलीग्राफ अधिनियम 85 में आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को आया। कुछ धाराएँ हैं इससे रिलेटेड, काम की धाराएँ हैं।